गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड टॉपिक होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिविल सर्विसेज के हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2012 में जो कि आप 20 मार्क्स में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट ही लेने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सैंड डिपॉजिट है। सैंड डिपॉजिट का मतलब नेचुरल यहाँ पे एक डिपॉजिट था, इस 10 मीटर थे। मतलब कि ये एक सैंड डिपॉजिट है जो कि 10 मीटर का है। इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये है आपकी सैंड जो कि आपकी 10 मीटर की है। तो ये है सैंड, पूरी जो लेयर है वो यहां से लेकर के यहां तक है क्या, सैंड। 3 मीटर ये है, 7 मीटर ये है, टोटल कितना हो गया 10 मीटर। तो मैंने दिखा दिया 10 मीटर। एंड ओवर लाइज अ बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। इसका मतलब नीचे एक सॉफ्ट क्ले है, इसके ऊपर लाई कर रही है सॉफ्ट क्ले। ये एक नीचे कोई सॉफ्ट क्ले लेयर होगी, इसके ऊपर सैंड ले 10 मीटर की बनी हुई है। The groundwater table is 3 meter below the surface. If the sand above the groundwater table has degree of saturation is 45%. अब देखो ग्राउंड वाटर के टेबल के ऊपर उसने बता दिया कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसने बता दिया 45% है। लेकिन आपको पता है कि जब ग्राउंड वाटर के नीचे की सॉइल सैचुरेटेड भी होती है और सबमर्ज भी होती है, इसका मतलब इस सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा 100%। दिस इज द 1। फिर क्या कह रहा है, plot the diagram showing the variation of total stress, pore water pressure and the effective stress, and the void ratio of soil is 0.7 and specific gravity is 2.65। फ्रेंड्स उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्लॉट द शोइंग ऑफ द वेरिएशन ऑफ द टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर ये ना कहता कि प्लॉट द डायग्राम, ओनली ये कहता टू कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करते। लेकिन अगर उसने प्लॉट करके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो हमको यहाँ पे उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके वो डील करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले इसने सारी प्रॉपर्टी बता दी। आप बताइए कि यहाँ पे क्या गामा के बारे में कुछ बताया, यूनिट वेट के बारे में बताया, नहीं बताया। हाँ, उससे रिलेटेड बातें बता रखी है, वाइड रेशियो बता रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रखा है। चलो सबसे पहले आप बताओ कि सॉइल इसके ऊपर की किस कंडीशन में रहेगी, इसके नीचे की कंडीशन कैसे रहेगी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इसका मतलब सॉइल यहाँ पे बल्क कंडीशन में रहेगी। मतलब ये पार्शली सैचुरेटेड है और पार्शली सैचुरेटेड सॉइल जो होती है वो बल्क कंडीशन में होती है। अगर यहाँ पे S0 होता है ये ड्राई हो जाती, इसके नीचे की सॉइल सैचुरेटेड होगी। तो सबसे पहले काम करते हैं कि सैंड जो 3 मीटर की है पहले गामा बल्क ज्ञात करते हैं। गामा बल्क हो जाएगा G + SE डिवाइड बाई 1 + E इंटू गामा W। दिस इज द यूनिट वेट ऑफ बल्क जो कि इस लेयर का बताओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करोगे, G की वैल्यू 2.65, S की वैल्यू 0.45, वाइड रेशियो 0.7 वो पुट कर दीजिए आप, डिवाइड बाई 1 + 0.7 इंटू 9.81। तो ये फ्रेंड्स जो कैलकुलेट होके आती है, जो वैल्यू निकल के आती है फ्रेंड्स, ये लगभग अप्रोक्सीमेट आपकी निकल के आ जाती है 17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू अबाउट ये जो है इस लेयर का, जो 3 मीटर की लेयर है उसका डेंसिटी पता हमको चल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गामा सैचुरेशन अगर ज्ञात करना चाहें, जो कि अब आपको 7 मीटर लेयर के लिए ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल सैचुरेटेड होती है। अब ये सैचुरेटेड होगी तो इसका फार्मूला बनाओगे G + SE डिवाइड बाई 1 + E इंटू गामा W। ओके, अब आप बता दो कि यहां पे क्या क्या गिवन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रखें 1, वाइड रेशियो 0.7 डिवाइड बाई 1 + 0.7 इंटू 9.81। तो यहां से फ्रेंड्स जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी निकल के आती है 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गई वैल्यू। अब इसी के एग्जाम में मतलब आप समझ लो यहाँ पे कि अगर आपने ये निकाल दिया तो कम से कम 2 से 3 नंबर तो आपको एग्जाम में इसका भी मिलना है। ठीक है, तो कम से कम मान ले कभी एग्जाम में टाइम नहीं मिला, लास्ट में 2-3 मिनट बचते हैं, तो इतना निकाल के छोड़ दोगे तब भी आपको 3-4 नंबर एग्जामिनर देगा, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग होती है इसमें। ठीक, अब चलो हम लोग एक एक कैलकुलेट करते हैं, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सारे डेटास को मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करता हूँ, आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट ए को लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी।
तो पॉइंट ए पे बात करते हैं, पॉइंट ए पे। चलो पॉइंट ए पे बताओ कि यहाँ पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा। पॉइंट ए पे इसके ऊपर कोई सॉइल मास है, कोई वाटर बॉडी है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। चलो पोर वाटर प्रेशर बताओ, क्या यहाँ पे वाटर टेबल है, नहीं है, वाटर टेबल बी पे है, इसलिए यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने 0 लिख दिया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू 0 - 0 दैट इज 0। चलो अब पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे आते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट बी पे हम आते हैं। पॉइंट बी पे हमें लिखना है टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना होगा, गामा इंटू क्या करना होता है, एच करना होता है। गामा इसके लिए कितना है, आप देखो गामा इसका है 17.11, तो इसके लिए दिस इज सिग्मा बी इज इक्वल टू दिस इज द 17.11 इंटू यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी यूनिट। ठीक, अब पोर वाटर प्रेशर बताओ बी पॉइंट पे कितना है। पोर वाटर प्रेशर पॉइंट बी पे जाओगे, वाटर टेबल यहीं पे है, इसके ऊपर कोई वाटर है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी निकल जाएगी क्या, दिस इज 51.33 - 0, दिस इज द 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। फिर आते हैं पॉइंट सी पे। ठीक है, पॉइंट सी पे इसी तरीके से एग्जाम में करोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे टोटल स्ट्रेस लिखने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट सी ये है, इसके ऊपर कौन कौन सी लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर 7 मीटर की। अब बताओ दोनों लेयर का बर्डन इसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब लगेगा तो ऊपर की सॉइल जो 3 मीटर की वो बल्क कंडीशन में है, और जो 7 मीटर की लेयर वो सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 इंटू गामा बल्क कर दोगे, प्लस दिस इज 7 इंटू गामा सेट कर दोगे। चलो बताओ बल्क का कितना है, 17.11 है, प्लस सैचुरेटेड वैल्यू आई थी 7 इंटू 17 पॉइंट कितना आया था, ये वैल्यू आपकी 19.33, तो 19.33 रख दीजिए। यहां से जो आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आता है 186। आप कैलकुलेटर अप्लाई करते रहिएगा, मैं तो यहाँ पे चीजों को लिख रहा हूं, दिस इज द मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए पोर वाटर प्रेशर आपको निकालना है म्यू सी। इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे आपको वाटर टेबल कितना दिखाई पड़ेगा, पॉइंट सी के ऊपर अगर आप जाओगे तो 7 मीटर का जो है ग्राउंड वाटर टेबल है। अगर मैं पीजोमीटर यहाँ पे लगाऊं तो इतना ही राइज करेगा, तो जितना राइज करेगा उतना ले लो। 7 इंटू गामा डब्ल्यू ले लीजिए, तो ये 7 इंटू 9.81 ले लीजिए, तो ये अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है 68.77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो अब मैं निकाल लेता हूं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी इंटू बार, दिस इज सिग्मा सी माइनस म्यू सी। यहां से आंसर निकल के आएगा 186.64 माइनस कितना निकालोगे, 68.77। तो यहां से आंसर जो निकल के आता है वो 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इतना बना देते तो आपको 15 नंबर मिल जाते। अब आपको डायग्राम प्लॉट करना है। चलो अब पहले बताओ पॉइंट ए पे, यहां पे सबसे पहले मैं टोटल का बनाऊंगा, टोटल स्ट्रेस, फिर किसका बनाऊंगा, पोर प्रेशर, पोर प्रेशर, ठीक है, और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस। चलो ये डायग्राम पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है तो बना देते हैं। चलो भाई सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस 0, तो मैं 0 पे रखूंगा। उसके बाद पॉइंट बी पे 51 पॉइंट है, तो मैं यहां पे दिस इज द 51, तो ये लाइन जो आ गई ये फ्रेंड्स कितने आई, 51 पॉइंट, दिस इज द 33। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ पॉइंट सी पे जाकर के आप बताओ टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, 186। तो इसका जो लाइन आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आपका लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा, जो क्योंकि इस लाइन का स्लोप बदल जाएगा, क्योंकि इसका गामा अलग है, इसका गामा अलग है, इसलिए लाइन का जो स्लोप है ना एकदम सीधी में नहीं आएगा। इसका जो देखिए ये थीटा बनाता है, ये थीटा और यहाँ पे जो थीटा बनेगा इस लाइन के बीच में, दोनों में अंतर रहेगा। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 186 पॉइंट कितना है भाई, इसको बता दो, 64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। अब चलो बनाते हैं पोर वाटर प्रेशर। चलो बताओ पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, 0, पॉइंट बी पे कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए पॉइंट सी पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, 7 इंटू 9.10 68.77। तो मैं ये पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बना दिया, दिस इज द 68.77, ये पोर वाटर प्रेशर होगा।
अब आते हैं हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस पे, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम हो जाएगा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आप बताइए पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, दिस इज द 0। फिर आपको कहाँ पे जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। बी पॉइंट पे बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ रही है, दिस इज द 51.1, तो 51.33 है तो सेम मैंने लिख दिया 51.33। नेक्स्ट आप बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी, दिस इज 117.97, तो ये इंटेंसिटी उतना नहीं आएगी जितनी सैचुरेशन में आई थी, तो इसका डायग्राम कुछ ही इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी फ्रेंड्स, तो दिस आंसर इज 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से इसकी यूनिट आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में, इस तरीके से चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार यूनिट आप लिख चुके हो पहले से, तो दिस द किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डायग्राम है टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आपको अगर ये सही बना के आओगे तो 20 में 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें नंबर नहीं करता और बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, यही वैल्यू मिल जाती है, इसी को प्लॉट कर देते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये 20 नंबर एसएससी में पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, कैपिलरी राइज से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ताकि कैपिलरी राइज से क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप अब क्या करोगे, कैपिलरी राइज से हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं, क्योंकि कैपिलरी राइज का भी क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा है, अब उस पर क्वेश्चन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इस पे कैपिलरी राइज पे एक क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए, बिल्डअप हो गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार थ्योरी क्लास करिए, उसके बाद में जाकर के आप ये न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन से। एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि कहीं पूछा गया है सिविल सर्विसेज में, कि कैपिलरी एक्शन में क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में डील कर लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन पे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर होगा, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को जो हिसाब से पढ़ा था उसी हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर क्वेश्चन के बाद में चीज़ों को किस प्रकार से, कई बार देखो एग्जाम में डायग्राम नहीं देता, डायग्राम अपने आप से खुद बनाना पड़ता है, कि अंडर लेन है, ओवर लेन है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर लोगों को कंफ्यूज रहते हैं कि यार ओवर लेन अंडर लेन का मतलब क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात हम डील करेंगे कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे डील करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैसे इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट है प्लॉट करना है, ये भी डायग्राम में प्लॉट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 AS में पूछा है, 20 मार्क्स। ठीक है, इसके बारे में डील करते हैं। अ लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले, अच्छे से पढ़ना है, अ लेयर ऑफ सैचुरेटेड अ लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले 4 मीटर thick is overlain ये सब अंडरलाइन करो, overlain by sand। ओवरलैन बाई सैंड का मतलब यहाँ पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलैन देखिए, यहाँ पे एक क्ले की लेयर है जो कि 4 मीटर है, इसके ऊपर ओवरलेन बाई सैंड, इसका मतलब ये होता है कि सैंड ऊपर है, क्ले नीचे है। अगर यही कह देता अंडरलेन बाई सैंड, तो इसका मतलब सैंड नीचे हो जाता और आपका क्ले ऊपर हो जाता। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना, ओवर का मतलब होता है ऊपर बिछी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैंड 5 मीटर डीप, 5 मीटर डेप्थ है। द वाटर टेबल 3 मीटर बिलो द सरफेस, द वाटर टेबल 3 मीटर बिलो द वाटर टेबल 3 मीटर बिलो द, दिस इज द ग्राउंड लेवल और सरफेस से जो है वो 3 मीटर ग्राउंड नीचे है। ठीक है, ये कहानी आपको डायग्राम से खुद ही समझना पड़ेगा। अब देखो क्या कह रहा है, फिर द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले एंड सैंड, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले एंड सैंड आर 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर
क्यूब। ठीक है, ये बता रखा है रिस्पेक्टिवली अबव द वाटर टेबल, रिस्पेक्टिवली ये बता रखा है। ठीक है, फिर अगली कहानी इसने बनाया कॉमा, कॉमा करके बोला है अबव द वाटर टेबल, अबव वाटर टेबल, वाटर टेबल के ऊपर द यूनिट वेट ऑफ सैंड, द यूनिट वेट, द यूनिट वेट ऑफ अ सैंड, द यूनिट वेट ऑफ अ सैंड इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छे से समझ लेना इसको, सैचुरेटेड का 19 था, 20 था, वो कुछ क्ले और सैंड की बात किया, लेकिन ग्राउंड वाटर के टेबल के ऊपर की बात कर रहा है। दिस इज द 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये बता दिया आपको। फिर कह रहा है कि प्लॉट द टोटल वर्टिकल स्ट्रेस, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस, कॉमा पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, कॉमा पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, इसके बारे में भी बात किया है, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस अगेंस्ट द डेप्थ, अगेंस्ट का मतलब डेप्थ के खिलाफ क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, ये बता दिया है। ओके, इफ सैंड टू हैव अ हाइट ऑफ, देखो ये बात बोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को एग्जाम में मेंशन किया है। इफ सैंड टू अ हाइट ऑफ, टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर above the water table, शॉर्ट में लिख रहा हूं वाटर टेबल, is saturated with कैपिलरी वाटर। ये बात भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस लाइन से ही पूरा आंसर चेंज होने वाला है। तो कितने मीटर डेप्थ तक उसका जो है सैचुरेट किया गया है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो इसके बारे में उसने पूछा है और आपको डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ये कहानी भाई कैसे दी है, क्या है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो, क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले 4 मीटर थिक इज ओवरलेन बाई सैंड 5 मीटर डेप्थ। तो ये ओवरलेन बाई सैंड मतलब सैंड ऊपर है, क्ले नीचे है। चलो भाई इसको बना देते हैं, चलो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये है ग्राउंड लेवल, उसके बाद उसने बताया है कि जो सैंड है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर हमने ये बना दिया। तो भाई लो सैंड को हमने क्या कर दिया, दिस इज द 5 मीटर, तो 5 मीटर को मैंने ये कर दिया। तो ये क्या है, सैंड है, तो भाई सैंड लिख दिया। फिर क्ले है, क्योंकि उसने बोला 4 मीटर थिक, क्या बोला, सैचुरेटेड क्ले 4 मीटर थिक इज ओवरलेन बाई द सैंड। 5 मीटर की कौन सी है, सैंड है, तो मैंने ऊपर बना दिया। अब 4 मीटर को मैंने क्या बना दिया, ये है क्ले, तो ये 4 मीटर क्या हो गया, दिस इज द क्ले, दिस इज द क्ले। तो ये बातें उसने बता दी है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द जीएल, तो ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे क्या है, वाटर है। तो मैंने क्या किया, इसको 3 मीटर नीचे बना दिया, दिस इज द 3 मीटर। ये वाटर टेबल है जो कि आपका 3 मीटर कहाँ है, बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ये जीएल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से कितने मीटर पे, 3 मीटर पे। फिर क्या बोला है, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले एंड सैंड आर 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इतना। अब आप बता दो, देखिए सैंड है तो यहाँ पे भी सैंड रहेगी, इसका मतलब नीचे का जो वेट रहेगा, दिस इज द गामा सेट। ये गामा सेट कितना दे रखा है, क्ले एंड सैंड, सैंड का है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो क्ले का है गामा सेट वो कितना है भाई, वो है आपका 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं, जो ये सैंड है जो कह रहा है इफ सैंड अबव द वाटर टेबल, सैंड जो है आपकी ऊपर जो रहेगी, इसके ऊपर का जो वेट है वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक खास बात और बताया है, 1 मीटर का क्या हुआ, कैपिलरी राइज, तो 1 मीटर का यहाँ पे क्या करा दो, कैपिलरी राइज करा दो। ये है कैपिलरी राइज, तो ये 1 मीटर का आपका कैपिलरी राइज हो गया। ठीक, अब जो कैपिलरी राइज होगा तो यहाँ की सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी, मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बचा 2 मीटर है, दिस इज द 2 मीटर, ये 2 मीटर में सॉइल किस में जाएगी, बल्क में जाएगी, और यहाँ पे जो सॉइल जाएगी वो सैचुरेशन में जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैपिलरी एक्शन होगा ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर 1 मीटर इसने बताया है, वो सॉइल आपकी सैचुरेटेड है, वाटर टेबल इज सैचुरेटेड विद कैपिलरी वाटर। अब यहाँ पे सैंड है तो इसलिए सैंड का जो है गामा आपको लेना पड़ेगा, दिस इज द 20।
अब एक चीज और ध्यान देना, कैपिलरी सैचुरेशन में वाइल जो सॉइल होती है वो सैचुरेटेड होती है, सबमर्ज नहीं होती है, इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सार पॉइंट को यहाँ पे एक नाम देता हूँ, सपोज दैट एक पॉइंट ए, दिस द पॉइंट बी, दिस द पॉइंट सी, दिस द पॉइंट डी, दिस द पॉइंट ई। इसी के अकॉर्डिंग सारा काम करूंगा, जैसे पहले करता था वही सारा प्रोसेस यहाँ पे। तो सबसे पहले चलो हम लिख लेते हैं पॉइंट ए की बात करते हैं। ठीक, चलो पॉइंट ए पे बता दो मुझे कि यहाँ पे कितना आएगा टोटल स्ट्रेस, सिग्मा ए इजकल टू 0, बिकॉज इसके ऊपर कोई सॉइल मास नहीं है, 0। पोर वाटर प्रेशर बताओ कितना आएगा, वाटर बॉडी है क्या, 0, क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है ही नहीं, तो 0 कर दीजिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या आ जाएगी, दिस इज द इक्वल टू 0। चलो पॉइंट बी पे आते हैं, पॉइंट बी, चलो पॉइंट बी पे आते हैं। चलो पॉइंट बी पे हमको बता दो कि पॉइंट बी पे कितना आएगा टोटल स्ट्रेस। तो पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा भाई, कितने मीटर की लेयर है, 2 मीटर की लेयर है। तो 2 मीटर की लेयर अगर बच जाती है तो गामा बल्क लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल सैचुरेटेड थोड़ी है। उसने बताया था कि 17 किलो न्यूटन पर मीटर है, कहाँ पे, वाटर टेबल के ऊपर, लेकिन 1 मीटर तो कैपिलरी राइज हो गया। जब कैपिलरी राइज हो जाएगा तो यहाँ की सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड। तो बची कितनी, 2 मीटर। 2 मीटर कैसी रहेगी, बल्क में रहेगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू जिससे गामा बल्क कितना है, 17.0। चलो ये आ जाएगा आपका कितना, 34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं बी पॉइंट पे। चलो आप बताओ, कैपिलरी राइज जब हुआ होगा तो यहाँ पे टेंशन में आ गया होगा जोन। तो सबसे टॉप मोस्ट फाइबर में यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो निगेटिव की आएगी। कितनी आएगी, कितना राइज हुआ, -1 इंटू गामा डब्ल्यू, इसका मतलब हो गया -9.81। चलो अब बात करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू होता क्या था, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये हम लिखते थे। चलो भाई लिखते हैं 34 माइनस 9.81, ये हो जाएगा आपका 43.81। ओके, यही बात समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि यहाँ पे कैपिलरी राइज हुआ है। जब कैपिलरी राइज होगा तो इस सरफेस पे देखोगे कि यहाँ पे टॉप मोस्ट फाइबर में नेगेटिव का कितना आएगा, 9.81। जितना राइज करेगा उतना ही लिखोगे। अगर 2 मीटर राइज करता कैपिलरी वाला तो 2 हम कर देते, 3 करता, 3 1 किया तो 1 लिख देते हैं। चलो पॉइंट सी पे आते हैं, इसी तरीके से करोगे एग्जाम में गलती नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट सी पे आ जाओ। चलो पॉइंट सी पे आ जाओ तो हम लिखेंगे सिग्मा सी लिखेंगे। अब बताओ पॉइंट सी पे मैं पहुंच चुका हूं, तो कितनी लेयर है जिसका बर्डन आ रहा है, एक तो 2 मीटर का बर्डन आएगा, एक तो 1 मीटर का आएगा। तो 2 मीटर का बर्डन तो आपको पता है, क्या लिखोगे, 2 इंटू लिखोगे गामा बल्क लिखोगे, प्लस 1 इंटू गामा सेट लिखोगे, क्योंकि अब कैपिलरी सैचुरेशन में सॉइल जो है सैचुरेट हो गई। तो आप लिखोगे 2 इंटू गामा बल्क 17 लिखोगे, प्लस 1 इंटू 20 लिखोगे, तो ये आ जाएगा 54 के आसपास। ठीक, अब पोर वाटर प्रेशर बताओ, दिस इज द सी। इस पॉइंट से ग्राउंड वाटर, ये है ग्राउंड वाटर लेवल का पानी, यहां से कैपिलरी रिएक्शन हुआ था तो यहां पे रहेगा वैल्यू 0। तो इसके जस्ट पॉइंट पे देखोगे पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, 0। चलो अब बता दो हमको यहाँ पे कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगी। ये है आपके पास टोटल, यहां से पोर वाटर प्रेशर घटा दो, 54 माइनस 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 54। ठीक, चलो पॉइंट डी पे आ जाते हैं। पॉइंट डी पे बात करते हैं, सिग्मा डी। चलो बताओ टोटल स्ट्रेस क्या होगा। पॉइंट डी पे आ गए हम लोग, पॉइंट डी पे आओ, बताओ कितनी लेयर ऊपर है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है। ए से बी के बीच में 2 मीटर है, बल्क में लेना है। बी से सी के बीच में सैचुरेटेड है, तो कितने मीटर लेना है, 20 इंटू 1 लेना है। फिर कितना बचा, ये देख लीजिए 3 मीटर का ये हो गया, तो बचा कितना, 2 मीटर का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, दिस इज द 2 इंटू गामा बल्क प्लस 1 इंटू गामा सेट। बहुत आसानी से कर रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। इंटू 2 इंटू गामा सेट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 17 प्लस 1 जोड़ दोगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस द 20 प्लस 2 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 40 20 60, और ये हो जाएगा आपका 34। तो ये आ जाएगा 94 किलो न्यूटन पर, दिस इज द मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर की बात करें डी पॉइंट पे, आप बताइए ग्राउंड वाटर टेबल कहां पे है, ग्राउंड वाटर टेबल यहां पे है। आप बताइए अगर मैं पीजोमीटर यहां पे लगा दूंगा तो कितना राइज करेगा, यहां तक राइज करेगा पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर यहां से निकल के आपका आ जाएगा कितना, 2 इंटू दिस इज द 2 इंटू 9.81, क्योंकि वाटर टेबल यहीं तक है, वो तो कैपिलरी अलग है, कैपिलरी का मैंने कंसीडर कर लिया। अब जो राइज करेगा वो सिर्फ यहीं तक करेगा, डी पॉइंट से लगाओगे तो सी तक ही जाएगा, क्योंकि वाटर टेबल सी तक ही है। तो आप यहां पे लिख पाओगे 2 इंटू 9.81
आंसर आएगा 19.62। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज सिग्मा डी बार जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, तो ये 94 में से अगर आप सबट्रैक्ट कर दोगे क्या, दिस इज द 94 माइनस 19.62, दिस इज द 74.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात कर लेते हैं पॉइंट ई पे। चलो पॉइंट ई की बात करते हैं। ठीक है, ये था पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट था क्या आपका, दिस इज द डी। अब आते हैं पॉइंट, हम लोग बात करते हैं, दिस इज द पॉइंट ई। चलो पॉइंट ई की बात करें तो पॉइंट ई पे क्या लिखोगे, सारी लेयर है, पॉइंट ई पे आ जाओ। पॉइंट ई के ऊपर कौन कौन सी लेयर, क्ले लेयर है, फिर सैंड लेयर है। सैंड में तो कोई डिवीजन है, तो इस सारी लेयरों का बर्डन आ जाएगा और प्लस इस लेयर का भी बर्डन आ जाएगा। तो इससे सबसे आसान तरीका समझाते हैं। डी तक का बर्डन आपने ज्ञात कर रखा है कितना, 94, इसी में फर्दर ऐड कर देते हैं। चाहो तो आप फिर से ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना बर्डन आ चुका है, ठीक है, या तो मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। 2 टाइम बल्क करोगे प्लस 1 करके इसको 1 इंटू गामा सेट लिखोगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू गामा सेट, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो 2 एंड गामा सेट, प्लस जब इसके आगे आप बढ़ोगे तो नीचे देखोगे कि 4 मीटर की क्ले की लेयर है, तो 4 मीटर की क्ले लेयर है, तो इसको लिखोगे प्लस 4 इंटू गामा ऑफ क्ले सैचुरेटेड। ठीक, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणे 17 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये कितना है 20, प्लस 4 इंटू 19। ये सब सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपका निकल के आएगा टोटल, वो आपका निकल के आता है लगभग 170 के आसपास। कितना, 170। चलो पोर वाटर प्रेशर बता दो ई पे। अगर मैं पीजोमीटर लगा दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पीजोमीटर लगा दूं ई पॉइंट पे तो राइज कितना करेगा, इतना राइज करेगा। ये पीजोमीटर मैंने लगा दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो पीजोमीटर इतना राइज करेगा। जब पीजोमीटर यहाँ पे इतना राइज करेगा तो आप बताओ कितना राइज किया। एक तो ये 4 मीटर की क्ले लेयर है और 2 मीटर का सॉइल है, तो 6 मीटर ये राइज करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इंटू 9.81, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आता है 58.86। चलो यहां से बता दो मुझे कितना निकल के आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल ये आ गया 170 में से 58 घटा दीजिए आप, तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 111.21 या 11 करके आता है 114। ठीक है, ये आपका हो गया सारी वैल्यू। अब प्लॉट करना है हमको, चलो आ जाओ फ्रेंड्स, ऐसा ही करोगे कोई गलती नहीं होगी। एक एक लेयर का लिखना सीख जाओ, उसके बाद चीजें गलत नहीं होंगी। इस तरीके से लिखोगे नंबर भी अच्छा मिलेगा, 20 का 20 मिलेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे, कैसे, इस लेयर का जब पता चल जाएगा तो अगली लेयर में जोड़ना हो तो उसका सिर्फ देखो, जैसे मान लिया कि पॉइंट सी पे मैं बात करूं, पॉइंट सी पे बात कर रहा था तो पॉइंट सी का स्ट्रेस तो आपने निकाल लिया 54 आ गया। अगर डी पे बात करना होगा तो कुछ मत करो, सी तक का जितना टोटल स्ट्रेस आया हो, अगले में 2 मीटर का बचा हुआ, 2 मीटर इंटू उसका गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये स्टेप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधे आप ऐड करते 20 दूना 40 प्लस 54 94 हो जाता। फिर आपके पास 94 तो है ही है, फिर ऐड जो करना था वो सिर्फ 4 इंटू क्ले ऐड करना था, तो ये 19 जा 76 हो जाएगा। 76 प्लस 94 करते तो आपका आंसर आता है 170। तो इसलिए आपको स्टेप्स अगर बचाना है तो आप कर सकते हो कि अगली लेयर का बर्डन आपको स्ट्रेस याद रहता है, अगले में ऐड कर दीजिए, आराम से अगली लेयर का पता कर सकते हो। चलो अब टोटल स्ट्रेस बनाते हैं डायग्राम। ये है, इसको हमने डॉट डॉट यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, दिस इज चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ इस पॉइंट पे कितना वैल्यू है, ए पे खटाक से बताओ 0, तो 0 लिख दिया। बी पे बताओ कितना है 34, तो मैंने क्या कर दिया 34 लिख दिया। चलो सी पे आ जाओ, कितना है 54 है, तो फिर मैं इसको क्या कर दिया 54। ये लाइन स्ट्रेट ही आएगी, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि गामा सैंड का सेम चल रहा है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर चलो डी पे आ जाओ, डी पे क्या है, यहाँ पे भी सैंड है तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन ही आपकी आएगी इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी आई 5, इसको लिख देते हैं, ये 34 आई। ये वैल्यू कितनी आई 54 आई। ये वैल्यू कितनी आएगी 94 आएगी। चलो आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं, अगला क्या आएगा 170, लेकिन यहाँ का गामा अलग है, यहाँ का गामा थोड़ा कम है, तो ये लाइन जो है आपकी सीधे एकदम नहीं जाएगी, थोड़ा सा चेंज आएगी। क्यों चेंज आएगी इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसका गामा 20 है, इसका गामा कितना है 19 है, तो इसका स्लोप थोड़ा कम आएगा। तो ये आंसर जो आपको दिखाई पड़ेगा दिस इज द 170। बहुत आसान है, देखो प्लॉट होगा कि नहीं प्लॉट, क्योंकि आपके पास सारी वैल्यूज कंसीडर कर रखी हैं। चलो ये था टोटल स्ट्रेस। अब हम लोग चलते हैं पोर वाटर प्रेशर पे। कहाँ पे चलते हैं, पोर वाटर प्रेशर पे। चलो इसी के करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच देते हैं डॉट डॉट करके, इस तरीके से आपको चीजों हम समझा सकते हैं। ठीक,
ये डॉट डॉट करके आपने आगे बढ़ा दिया। चलो अब बताओ ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, 0, तो मैंने 0 यहाँ पे मार्क किया। चलो बी पॉइंट पे बताओ कितना है, माइनस का है, तो आपको माइनस का इसके ये तो 0 होता है, माइनस लेफ्ट होगा, पॉजिटिव इधर होगा, तो माइनस का यहाँ पे मैंने बना दिया। चलो यहाँ पे सी पॉइंट से राइज करना शुरू किया था, तो सी पे कितना है पोर वाटर प्रेशर, 0, तो इसलिए माइनस का वैल्यू इधर जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंच चुके हो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, दिस इज द 9.81। चलो अब डी पे पहुंचते हैं। डी पे बताओ पोर वाटर प्रेशर कितना है, 19.62। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और जो की वैल्यू आपकी 19 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 62। चलो आगे बढ़ते हैं। ई पॉइंट पे बताओ कितना है, 58 पॉइंट समथिंग करके, तो यही लाइन आपकी आ जाएगी, दिस इज द, आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ी लाइन मैंने बना दिया है, हालांकि उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 58 पॉइंट, दिस इज द 86। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, दिस द सी, दिस द बी, सारे पॉइंट मैच करा सकते हो। डी पॉइंट है, दिस द ए पॉइंट है। तो इस तरीके से मैंने इसको बता दिया। अब चलो इफेक्टिव स्ट्रेस पे आ जाओ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे निगेटिव आएगा क्योंकि कैपिलरी राइज हुआ था। कैपिलरी का कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी पार्ट में बहुत ही अच्छे से बताया था। तो वहां पे 9.81 ये राइज होता है क्योंकि मैंने बताया था HC इंटू गामा डब्ल्यू होता है। जितने मीटर राइज हुआ, 1 मीटर राइज हुआ था, तो इसलिए मैंने -9.81 कर दिया। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आती है। कितना आया, यहाँ पे 2 मीटर नीचे था तो 2 मीटर 2 इंटू दिस किया। उसके बाद में नीचे कितना है, 4 मीटर है, 4 मीटर के हिसाब से इसको कर दिया। तो इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताओ भाई, पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, तो पहले 0 लिख दिया। चलो ये 0 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे, अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, इस पॉइंट को आगे कंसीडर करें। चलो इस पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे बताइए कितना है इफेक्टिव स्ट्रेस। बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस है 43 पॉइंट समथिंग। पहले आप बताओ यहाँ पे स्ट्रेस कितनी थी, 34 पॉइंट समथिंग। तो पहले इस पॉइंट पे हम लिख लेते हैं, ये जो है आपका दिस इज द 34 पॉइंट, दिस द 34 पॉइंट समथिंग करके 34 पॉइंट ही आएगा। ठीक है, 34 ही आएगा। चलो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो 9.81 और बढ़ गया, तो इसी पे सडन इंक्रीज होगा क्योंकि इसी पॉइंट पे देखिए, जस्ट इसके ऊपर देखोगे, ध्यान दीजिएगा, जहां पे कैपिलरी एक्शन हुआ जस्ट इसके ऊपर देखोगे तब तो आपका 34 ही आएगा, लेकिन जैसे जस्ट यहां पे देखोगे तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 43 पॉइंट समथिंग करके। 43 पॉइंट आपका आंसर आया था कितना, यहां पे देख सकते हो, दिस इज द 43.81। तो ये हो जाएगा 48 पॉइंट, दिस इज दिस। अब यहीं से आपको बढ़ना शुरू करोगे, 43.81 आया। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट सी पे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट सी पे कितना आया, दिस द 54। तो फिर मैं 54 यहाँ पे आ गया, दिस द 54। चलो 54 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट पे आते हैं, दिस द 74 पॉइंट समथिंग। तो इसको हम लिखते हैं डी पॉइंट पे, दिस इज द 74, दिस इज द 74.38 मैंने कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ई की तरफ बढ़ते हैं। ये वैल्यू जो है, अब यहाँ पे गामा थोड़ा चेंज हुआ है, तो इस तरीके से आप चीज़ों यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो गामा के हिसाब से दिस द 11.11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम में बात थी वो ये थी कि बी जंक्शन पॉइंट पे आप देखिए, उसके जस्ट ऊपर 34 आएगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट ऊपर आपका क्या रहेगा, टोटल आपका वेट लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जो है बल्क में है सॉइल, और बल्क में चाहे टोटल निकाल लो और चाहे इफेक्टिव निकालो, सारे आंसर सेम ही आने। लेकिन जस्ट नीचे देखोगे तो कैपिलरी सैचुरेशन हुआ। तो कैपिलरी सैचुरेशन की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे कि 34 तो रहेगी इसके इंटरफेस पे ऊपर वाली लेयर में, लेकिन जस्ट नीचे वाली लेयर में क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जो है बढ़ जाएगा ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है। मैंने क्या बताया था, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई क्योंकि पहले 34 थी, 9.81 और जोड़ दीजिए 43.81। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में गलती लोग करते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कैपिलरी एक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेप आपको आसान लगेंगे, थोड़ा कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी सारी आसान है। तो ये जो डायग्राम है इसको मैं लिखता हूं, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। इफेक्टिव स्ट्रेस ये क्या है, पोर वाटर है, पोर वाटर डायग्राम है, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम है, और ये क्या है, टोटल स्ट्रेस डायग्राम है, टोटल स्ट्रेस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को डील किया। ठीक है,
बहुत ही आसान है, ये तो करना आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया था, इसका थ्योरी पार्ट भी डिस्कस किया था। अब आपको सिर्फ जो प्लॉट करते समय एक चीज ध्यान देना है कि जहां से ग्राउंड वाटर टेबल राइज करना शुरू करे वहां पे 0, कितनी हाइट तक गया उतना नेगेटिव ले लीजिए, बाकी चीजें फिर नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आपको जब इफेक्टिव स्ट्रेस बनाते समय देखिए टोटल स्ट्रेस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेस तो वैसा ही बनेगा जैसे पहले बनता था। बस आपको ध्यान जो देना है वो आपको पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव में देना है। और इफेक्टिव में सिर्फ आपको कहां पे ध्यान देना, जहां पे कैपिलरी राइज हुआ है उसी स्टेप पे ध्यान दीजिए, बाकी कहानी आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने डील किया। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेक्चर, क्या कहते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सीपेज के साथ। सीपेज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से सीपेज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक्चुअली, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ऑब्जेक्टिव तो आपके छोटे छोटे बन ही गए, कितने भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप आराम से करके चले आओगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।